टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का पहले इंट्यूशन देखते हैं। ये हमारा काम आता है बेइस थ्योरम में। उसके लिए सपोज मैं अज्यूम कर लेता हूँ हमारा कुछ सैम्पल स्पेस है कुछ ऐसे, इसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, E1, E2, E3 में, और मैंने कुछ ए सेट माना जो कि कुछ ऐसे है, ठीक है। यानी ये कुछ पार्ट E1 में है, कुछ पार्ट E2 में है, कुछ पार्ट E3 में है। तो मैं कह सकता हूँ ये वाला जो पार्ट है ये है A और E1 का इंटरसेक्शन, ऐसे ही ये वाला पार्ट है A और E2 का इंटरसेक्शन, सिमिलरली ये वाला पार्ट है A और E3 का इंटरसेक्शन। तो हम लिख सकते हैं कि जो मेरा A सेट है वो हो गया A इंटरसेक्शन E1, A इंटरसेक्शन E2, A इंटरसेक्शन E3, इन तीनों का यूनियन। अब मैंने यूनियन तो कह दिया सर, पर इसका यूज़ क्या है? इसका यूज़ हम करेंगे प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए। सपोज मुझे निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो लिख सकता हूँ ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E3, इन तीनों का सम, क्योंकि यूनियन है तो यहाँ पे सम कर दिया, डायरेक्टली सम हो गया, इसकी प्रोबेबिलिटी प्लस इसकी प्रोबेबिलिटी प्लस इसकी प्रोबेबिलिटी। लेकिन यहाँ पे मैंने कुछ अज्यूम करा है। मैंने अज्यूम करा है कि ये जो E1, E2 और E3 है ये मेरा कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी कॉमन नहीं है। इसका मतलब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, यानी E1 इंटरसेक्शन E2 ये है मेरा एम्प्टी सेट। ऐसे ही E2 इंटरसेक्शन E3 ये भी एम्प्टी सेट है, और E1 इंटरसेक्शन E3 ये भी एम्प्टी सेट है, यानी यहाँ पे तीनों सेट्स मेरे एम्प्टी हैं। और एक और चीज़ भी एज्यूम करी है कि E1, E2, E3 का सम, यानी इनका यूनियन, E1 यूनियन E2 यूनियन E3, ये मेरा है सैम्पल स्पेस, यानी जो पूरा सेट है वो है मेरा इन तीनों का यूनियन, ठीक है। अगर मेरी ये दो कंडीशन, ये पहली कंडीशन, ये दूसरी कंडीशन, अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हम लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी को कुछ ऐसे, ठीक है। अब देखो, अब हमने पढ़ा था अपनी मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम में पढ़ा था PA इंटरसेक्शन E1, ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 स्लैश A, कंडीशन प्रोबेबिलिटी। उल्टा भी लिख सकता हूँ, ये होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A स्लैश E1। तो यहाँ पे हम ये यूज़ करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन इवेंट 1 हैज़ अकर्ड। तो इसको लिखा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन इवेंट 1 हैज़ अकर्ड। सिमिलरली E2 के साथ, तो यहाँ पे आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 व्हेन प्रोबेबिलिटी ऑफ A एंड E2 हैज़ अकर्ड। तो यहाँ पे हमें ये अज्यूम करना होता है कि जो बाद में आ रहा है स्लैश के बाद ये वाला और ये वाला E1, ये दोनों, ये बाद यानी यहाँ पे E1 आएगा तो यहाँ पे बाद में आएगा, ठीक है। ये चीज़ का ध्यान रखना फॉर्मूले में, यानी PE इंटरसेक्शन E1 इंटरसेक्शन A होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी, अब मुझे पता है स्लैश आता है, तो क्योंकि E1 यूज़ कर चुका हूँ तो यहाँ पे स्लैश के बाद E1 आएगा और पहले क्या आएगा, जो दूसरा बचा A। तो यहाँ पे ऐसे याद करते हैं फॉर्मूला, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A स्लैश E1, E2 प्लस A स्लैश E2 एंड E3 इंटू A स्लैश E3, ये होता है हमारा टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का इंट्यूशन। ऐसे करते हैं इसको, ठीक है। इसके स्टेटमेंट में लिख लेते हैं। स्टेटमेंट के लिए मैं यहाँ पे E1 E2 माने थे, मैं यहाँ पे En तक मान लेता हूँ, कुछ n डिविजन्स करे मैंने, अपने A को इवेंट को कुछ ऐसे मान लेता हूँ। तो यहाँ पे मेरे इवेंट्स हैं E1 E2 E3 एंड सो ऑन En तक। सैम्पल स्पेस S में है, जहाँ पे पहली चीज़ तो ये कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, यानी EI इंटरसेक्शन EJ, यहाँ पे I और J 1 से लेके n तक टर्म्स हैं, 1 से लेके n तक टर्म्स हैं। तो कोई भी दो E1 और E3 ले लो, E1 या E100 ले लो, तो उनका इंटरसेक्शन होगा नल साइड, यानी यहाँ पे ये सारे अलग अलग हैं। और एग्जॉस्टिव का मतलब इन सब का सम मिला के आएगा मेरा सैम्पल स्पेस। तो अगर ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं तो हम कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट है होगा पहले E1 इंटू A स्लैश E1, E2 फिर A स्लैश E2 एंड सो ऑन, ठीक है। पर सर इसका यूज़ क्या आएगा? इसका यूज़ आएगा हमारा बेइस थ्योरम में। पर उससे पहले हम एक एग्जाम्पल कर लेते हैं।
एग्जाम्पल में क्या होगा, एग्जाम्पल में मान लेते हैं कि मेरे पास ऐसे 4 जार्स गिवन हैं और हमने यहाँ पे कोई भी एक जार उठाया, ठीक है। मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि बॉल ब्लू है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो आप खुद दिमाग लगाओ, इंट्यूशन लगाओ, कैसे होगा ये। प्रोबेबिलिटी ब्लू क्या होगी कि इसमें से ब्लू निकला है, इसमें से निकला है, इसमें से निकला है, इसमें से निकला है ना। अब सपोज मेरे पास 4 जार हैं, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ जार 1, जार 2, जार 3, जार 4, ठीक है। तो पहले तो मैंने कोई भी जार सेलेक्ट करा होगा, या तो जार 1 या जार 2 या जार 3 या जार 4। फिर जार 1 में मेरे पास 2 केस आएंगे, या तो ब्लू का या तो नहीं का। तो 3 केसेस ब्लू के हैं, 3 बॉल्स हैं। ऐसे ही जार 2 में मेरे पास 4 बॉल्स हैं, 4 है 5 बॉल्स हैं। जार 3 में मेरे पास 2 बॉल्स हैं ब्लू की, और जार 4 में मेरे पास 1 बॉल है ब्लू की, ठीक है। तो अब अगर सपोज जार 1 सेलेक्ट करता हूँ तो ब्लू की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो यहाँ पे ब्लू की प्रोबेबिलिटी होगी मेरी 3 बाई टोटल बॉल्स है यहाँ पे 4 और 3 7। ऐसे ही यहाँ पे है मेरी 5 ब्लू और टोटल है यहाँ पे भी 7 है, तो 5 बाई 7, यहाँ पे 7 है ना, 3 4 7, हाँ। यहाँ पे मेरी 6 बॉल्स हैं, उसमें से 2 हैं, तो ये 2 बाई 6, और यहाँ पे 3 बॉल्स हैं और 1 ब्लू है, तो 1 बाई 3, ठीक है। तो यहाँ पे 3 बाई 7 प्रोबेबिलिटी आ गई कि मैंने इस जार को सिलेक्ट करा और ब्लू आया। ऐसे ही इस जार को सिलेक्ट करके ब्लू आने की प्रोबेबिलिटी है, इस जार को सिलेक्ट करके ब्लू आने की प्रोबेबिलिटी है, ऐसे ही इन सो ऑन। तो ये जो प्रोबेबिलिटीज़ निकाली मैंने, ये थी प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू जब मैंने जार 1 सेलेक्ट करा, ठीक है। पर मैंने पहले जार 1 सेलेक्ट करना है, उसके बाद तो करूँगा ये। फॉर एग्जाम्पल इसको लिख लें, अगर प्रोबेबिलिटी बॉल ब्लू है, अगर मैं इसको लिखूँ टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम से, तो ये होगी पहले जार 1 सेलेक्ट करा मैंने, ये जार सेलेक्ट करा, फिर ब्लू आया इस जार से, ठीक है, तो ये एक हो गई। सिमिलरली जार 2 सेलेक्ट करा, इसमें से ब्लू आया, तो ये कुछ और हो गया। ऐसे ही जार 3 सेलेक्ट करके ब्लू आया, एंड सो ऑन, जार 4 सेलेक्ट करके। तो पहले जार सेलेक्ट करना है, फिर ब्लू निकालना है, ठीक है। तो जार सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी होगी 1/4, इसकी भी 1/4, इसकी भी 1/4, इसकी भी 1/4, सबकी 1/4 होगी, ठीक है, 1/4। अब यहाँ पे ब्लू सेलेक्ट करूँगा तो ये होगी 3/7। ऐसे ही इसका हमने निकाला था 5/7, इसका 2/6, इसका 1/3। तो बस 1/4 से 3/7 मल्टीप्लाई कर दो, ऐसी 5/7, 2/6 और 1/3। तो यहाँ पे फाइनल प्रोबेबिलिटी कुछ ऐसे आएगी, ठीक है। ये होती है टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम। लेकिन बेस थ्योरम में क्या यूज़ है इसका। बेस थ्योरम में होगा कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट बॉल इज़ ब्लू, नहीं अच्छा, उसमें होगा व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट जार 1 इज सिलेक्टेड इफ बॉल इज ब्लू, इफ बॉल इज ब्लू। ये होगा मेरा बेस थ्योरम, जहाँ पे हमने जार 1, पहले तो बॉल ब्लू आ गई मेरी, मुझे पता है बॉल ब्लू है, अब मुझे ये पता लगाना है कि जार 1 सिलेक्ट हुआ है। तो ये प्रोबेबिलिटीज़ निकालने के लिए जहाँ पे एक चीज़ हो जाती है और एक और चीज़ निकालनी होती है, उसके लिए बेस थ्योरम यूज़ आती है। इसका पहले इंट्यूशन देखेंगे इसकी नेक्स्ट वीडियो में, ये हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम इसका इंट्यूशन देखेंगे कहाँ से आता है ये। उसके बाद एक और वीडियो करेंगे जहाँ पे हम बेस थ्योरम के क्वेश्चंस करेंगे यूजिंग ट्री डायग्राम्स। अगर प्रोबेबिलिटी का कोई और कंसेप्ट या क्वेश्चन आपको चाहिए तो नीचे कमेंट कर दो। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा आपने तो प्लीज़ टीचू को सब्सक्राइब कर लेना। और जो टीचू है हमारा, उस पर आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी, विद सारी एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की वीडियो मिल जाएगी, विद सारी एनसीईआरटी सॉल्यूशन की वीडियो, हाँ विद वीडियोस सबकी, और कंसेप्ट्स आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे। और अगर आपको जेईई के क्वेश्चंस भी चाहिए या कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट कर दो, मैं वेबसाइट पे और ऐप में डाल दूँगा, ठीक है। चलो सी यू गाइस।